नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज हम 7th क्लास का दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दादी माँ। यह आपकी पसंद बात दो की बुक है, ठीक है। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। इसमें इन्होंने दादी माँ के बारे में बताया है। आप सब जानते हैं कि दादी माँ सभी बच्चों की प्रिय होती है, ठीक है। दादी माँ अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करती है। तो इस लेसन में भी आज दादी माँ के बारे में बताया है, उसके सरल सहज स्वभाव के बारे में बताया है। दादी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की है और बड़ों का दायित्व निभाने वाली है और भविष्य में सभी की चिंता करने वाली होती है। दादी माँ सभी बच्चों को बहुत प्यार करती है। तो वह अपने इस कहानी में अपने इस बच्चों को, इस लेखक को, जो लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है, यह आज हम इस पाठ में आपको बताएंगे, ठीक है। तो अपना जो लेसन है दादी माँ, इसको हम अब आज पढ़ाते हैं। तो देखिए आप, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही ग्रीष्म गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है, ये लेखक ने कहा, ठीक है। इसके बाद देखिए, मेरे शुभ चिंतक यानी मेरा भला चाहने वाले मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा है, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, सब अच्छा है, मैं उन बातों का ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, जाने दो, सोचने दो, सोचने से क्या होता है। पर बस बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। मुझे लगता है कि कुआर के दिन आ गए हैं, यानी बरसात के दिन आ गए हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रहा है, पानी पानी हिल रहा है, पानी पानी हो रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोता और साय की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें, अतः नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जैसे दूर से गांव की सीमा के बाहर जो नाला है उसमें मोथा और साय की अधगली घासें, मतलब जो घास होती है, ठीक है, घेवर और बन प्याज की जड़ें, अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र बदबू फैला रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो पास में जो जल वो गड्ढे तालाब वगैरह भरे हुए हैं, बच्चे उनमें कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की बात अपनी अपनी होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, आंगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, यानी दुख नहीं। पर ग्वार के दिनों में तो इस गंधपूर्ण, है ना, झाग भरे जल में कूदना ना तो बड़ा बुरा मालूम होता है। ग्वार के दिनों में, बरसात के दिनों में इस बदबूदार पानी भरे हुए पानी में कूदना तो बुरा नहीं लगता था। मैं भीतर उड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था। मैं वहाँ पर एक दो दिन ही तो कूद सका था, ना धोकर बीमार हो गया। उस गंदे पानी में नहाकर मैं बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा बुखार, सर में दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ था। जोर तो चढ़ता ही गया, यानी बुखार तो तेज बढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई के ऊपर रजाई ओढ़ी मैंने, फिर भी मेरा रात को 12 बजे के बाद बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेट कर सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले पानी में। पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों से सिरों पर सद टपकते हुए जल की शीतलता, यानी उसके सिरों से जो
पानी की टपकती हुई बूंदें थी। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए, आते ही उन्होंने मेरे सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। आते ही उन्होंने अपने पल्लू की जो गांठ खोली, उसमें जो बबूत रखी थी, शक्तिधारी माता जी की जो बबूत रखी थी, उसको निकाल कर मुझे खिलाई और मेरे शरीर पर लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी पंखा जलाती, कभी हाथ पैरों पर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर मेरे बुखार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से चौका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर चला तो नहीं गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना और पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। ठीक है, उसके बाद देखिए, सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई तो कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू देकर चला जाता है। डॉक्टर साहब आकर मेरी नाड़ी देखते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से मेरे बुखार भग जाता है। यानी जो कुनेन की जो शीशी थी दवाई की, उसके डर से मेरा बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार बुलाने का जी नहीं होता है, पर ऐसा बुखार बुलाने का मन नहीं होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ की उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ को बहुत ही उत्साह और मजा आया, आनंद आया। दिन भर गायब रहती, सारा दिन घर जैसे उन्होंने सर पर उठा रखा था। पड़ोसी ने आती बुलाने, पर दादी माँ, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो कोई होने वाला नहीं है। वह कहती कि बहन तुम बुरा मत मानना, अगर मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी तो एक भी काम नहीं होगा। जानने को तो यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। करने को तो दादी माँ कुछ भी नहीं करती थी, फिर भी उनकी अनुपस्थिति में के कारण काम देर से हो जाता था। उन्हीं दिनों की बात में एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। एक बार मैं घर लौटा और बाहरी बरामदे में दादी माँ किसी पर चिढ़ रही थी। सो ना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। वह किसी को डांटते हुए कह रही थी कि तुमसे नहीं होगा धन्नो, रुपए लेने के वक्त तुम आ गई, अब तुम्हें पैसा देने में शर्म नहीं आती। मांगने के समय तो तुम आ गई, अब पैरों पर रगड़ती हुई, किसी ने भी तुम्हें एक पाई नहीं दी। पर अब आजकल फसल में दूंगी करती रहती है। ठीक है, अब तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, दूंगी मालकिन, रामी चाची रोती हुई बोली। रामी चाची ने कहा, मैं आपके पैसे दे दूंगी। दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों में हो चुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करोगी तो उस बेचारी का निस्तारण कैसे होगा। बेटी की शादी है, आप दया नहीं करोगी तो उस बेचारे का निस्तारण कैसे होगा, उसका विवाह कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चला है समझाने, ये दादी माँ ने लेखक से कहा था। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो
दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो अब उसने विहल होकर कहा, उत्तीर्ण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी है, 10-5 के लिए हंसाई मत करना, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी तो क्या लाभ है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन की विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था, यानी नाटक भी करते थे। वह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र का जन्म, वह विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे, यानी पुत्र के जन्म तक के सभी दृश्य उसमें दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। उसका सभी प्रोग्राम में औरतें ही भाग लेती थी और मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, औरतों ने उस पर अपनी परेशानी व्यक्त की। ठीक है, आज का लेसन यहीं तक पढ़ाते हैं। अब इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है।